Hello and good evening, students. I'm once again back on Pol Science Paradigm channel, and today's question is compare ideas related with state of nature under the social contract theory by Hobbes, Locke and Rousseau. So primarily prima facie अगर आप इस क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो it appears to be a very easy question. क्यों? क्योंकि दिस आर फाउंडेशनल थिंकर्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिन्हें सबको पढ़ना होता है। जो भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको तो हॉब्स, लॉक और रूसो को जानना ही है। और स्टेट ऑफ नेचर तो बेसिस है इनके फिलोसॉफिकल जो जर्नी है हॉब्स, लॉक और रूसो का, उसमें बेस क्या है? स्टेट ऑफ नेचर है। तो इट इज़ वेरी इंपेरेटिव कि आप लोग सबको पता होगा कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है और हॉब्स, लॉक और रूसो किन आइडियाज़ को कैसे आप कंपेयर करेंगे। लेकिन द मोमेंट एक ईजी क्वेश्चन आपके सामने आता है, आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत सावधानी से आपको आंसर लिखने होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में सारे बच्चे जवाब लिखेंगे तो ऑलरेडी एक बल्क क्रिएट हो जाएगा, है ना? और अगर सेम तरह के जवाब सारे बच्चे लिख रहे हैं तो स्टैंडर्ड या एवरेज मार्किंग जिसे हम बोलते हैं वो हो जाता है ना? जो आपको एग्जामिनर के माइंडसेट के साथ देखना पड़ेगा कि वो एवरेज मार्किंग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही तरह का जवाब उनको पढ़ने में मिल रहा है, कुछ यूनिक नहीं मिल रहा है, राइट? So in order to fetch extra mark, in order to fetch some good marks from that very easy question, आपको कुछ नया लिखना पड़ता है, और नया नहीं तो यूनिक लिखना पड़ता है, राइट? तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे, एक इजी क्वेश्चन को, कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे। ठीक है? उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो पॉल साइंस पैराडाइम चैनल है उसके माध्यम से हम लोग यूपी पीएससी जीडीसी के लिए लगातार कोर्सेस रन कर रहे हैं। ठीक है? और उसी कड़ी में एक नया इनिशिएटिव के साथ हम लोग आए हैं, मॉड्यूल्स के साथ। आप देख पा रहे हैं ये 4 मॉड्यूल्स आपके स्क्रीन पे हैं। दिस आर मॉड्यूल्स कंटेनिंग द डिटेल्ड नोट्स और से स्टडी मटेरियल एज पर यूपीपीएससी जीडीसी सिलेबस नोटिफाइड बाय द कमीशन। सो उन कमीशन के तहत जो भी सिलेबस को नोटिफाई किया गया है, उन सिलेबस टोटल 6 यूनिट्स हैं उनके सिलेबस के नोटिफिकेशन में। मैंने इसे 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड करके 6 यूनिट्स को आपके सामने परोसा है, और ये 6 मॉड्यूल्स अराउंड 1200 पेजेस के होंगे, जिसमें इन डिटेल एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट विथ रिलेवेंट एग्जांपल्स के साथ हम इसको आपके सामने लेके आए हैं। और इतना ही नहीं, एक और मॉड्यूल है, 3 सेट ऑफ दिस मॉड्यूल्स। ठीक है? ये मॉड्यूल्स हैं सॉल्व क्वेश्चन एंड मॉडल आंसर्स। ठीक है सर, क्या चीज़ के सॉल्व क्वेश्चंस हैं, कहाँ के मॉडल आंसर्स हैं? सो बेसिकली जो यूपीएससी, यूपीपीएससी, एचपीएससी, आरपीएससी जो इसका आरएएस होता है ना, बीपीएससी भी जो ऑप्शनल पेपर्स अभी तक हो रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल यूपी में यूपीएससी के तो हो ही रहे हैं। यूपी ने पिछले 2023 तक इन्होंने ऑप्शनल एग्जाम लिया था ऑप्शनल पेपर्स का, उसके बाद वो ऑप्शनल्स को रिटन टाइप में नहीं ले रहे हैं। बीपीएससी के भी साथ वही फंडा है कि इन्होंने भी ऑप्शनल को हटा दिया, रिटन टाइप में ऑप्शनल मतलब एमसीक्यू कर दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिया है। तो इस मॉड्यूल में पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी, ठीक है, और वो भी कैसे क्वेश्चंस जो ट्रेडिशनल नेचर के क्वेश्चन थे यूपीएससी के, जो आपके एग्जाम्स को टारगेट करेंगे, जो आपके सिलेबस के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच हो रहे हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग ने पिक एंड चूज किया है हमारी टीम ने, और उन क्वेश्चंस को डाला है और एक डिटेल्ड आंसर क्रिएट किया है। यूपीएससी के अराउंड 60 to 70% क्वेश्चंस हैं पिछले 10 साल के, है ना, और ज़्यादा फोकस हमारा 2014, 15, 16, 18, 20 यहाँ तक का है, क्योंकि 23, 24, 25 में ये एक नेचर दिख रहा है यूपीएससी में जो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा अप्लाइड पार्ट पे वो फोकस कर रहे हैं। हालांकि मैं उनके भी क्वेश्चंस डाला हूँ, रिसेंट क्वेश्चंस भी मैं डाला हूँ 2024 के, 25 के, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा वैसे ट्रेडिशनल क्वेश्चंस पे है जो आपके यूपी पीएससी जीडीसी एग्जाम्स के नीड्स को कैटर कर सके। तो ये 3 मॉड्यूल्स हैं और ये लगभग 800 पेजेस के हैं टोटल। सो वन सेट ऑफ मॉड्यूल जो आपका यूनिट वाइज सिलेबस है, अनदर सेट ऑफ मॉड्यूल जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स का सॉल्यूशन है डिस्क्रिप्टिव नेचर में। और डिस्क्रिप्टिव नेचर तो आपको पता ही होगा, हमें यूट्यूब पे जो लेक्चर्स डालते हैं, जो क्वेश्चंस डालते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस, उन्हीं तरह के एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसमें आए हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की क्वालिटी को हम प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है सर, इसे अगर आप चाहते हैं, दिस आर इन योर हार्ड बुक फॉर्मेट, इट इज नॉट अ पीडीएफ। ठीक है, ये पीडीएफ नहीं है, ये बुक फॉर्मेट में है। ये बुक्स हैं आपके पास 4+3 टोटल 7 रिटन मॉड्यूल्स होंगे, है ना, जो 1200 पेजेस और 800 पेजेस के हैं। ये आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म में डिलीवर किए जाएंगे। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि ये पीडीएफ है और आपको पीडीएफ पढ़ना पड़ेगा। नो, दिस आर नॉट पीडीएफ एंड दिस आर नॉट असेंबल्ड कि इधर से उठा के इधर कर दिया। नो, दिस आर वेरी टफ, है ना। एक पिछले रिगरस 1.5-2 महीने से रिगरस एफर्ट लगा के हमारी टीम ने इसको कंपाइल किया है। पिछले 10-15 दिन से मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी होकर इसी पे काम कर रहा था, इसीलिए मैं यूट्यूब पे आ भी नहीं पा रहा था। तो ठीक है, आपको अगर इन मॉड्यूल्स में इंटरेस्ट है, एक बार अगर मेरे नेचर ऑफ एक्सप्लेनेशन से आप संतुष्ट हैं, जो मैं क्वेश्चंस एक्सप्लेन करता हूँ यूट्यूब पे, आप देखते होंगे जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्सप्लेन किया हूँ, पिछले 15-20 क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली हैं ही। अगर उस टाइप के नेचर से आप खुश हैं तो आपको सिमिलर वही कंटेंट यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन ऑब्वियसली इसका एरिया ब्रॉडर होगा।
तो आपको अगर इन मॉड्यूल्स को बाय करना है, खरीदना है, तो इसके लिए हमने इन मैं एमआरपी के साथ आपके सामने आए हैं कि जो यूपीपीएससी डिटेल सिलेबस का स्टडी मॉड्यूल है वो 4 नंबर्स में है और इसका एमआरपी तो बहुत है 800 ईच मॉड्यूल है, 8 इंटू 4 अगर देखा जाए तो 32 है ना। लेकिन इस एमआरपी के साथ हम नहीं जा रहे हैं, हम जो सेलिंग प्राइस है वो जो फाइनल हमने किया है वो 2100 का है। क्यों? क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि आफ्टर दिस वॉर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है पेपर इंडस्ट्री पे और प्रिंटिंग इंडस्ट्री पे, तो उन्होंने कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखा है। तो यू हैव टू पे द कॉस्ट, दैट इज़ व्हाट अ डिफिकल्ट थिंग। सो यही है, तो हम जो सेलिंग प्राइस है उसको 2100 फॉर 4 मॉड्यूल्स किए हैं और जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स के जो मॉड्यूल हैं इनका 2000 का, ये 3 मॉड्यूल हैं, ये 2000 के हैं। आप आर्ग्यू भी करेंगे सर ये 4 मॉड्यूल्स हैं 2100 के हैं, ये 3 मॉड्यूल हैं, ये 2000 के हैं, तो ये जो नेचर है ये बहुत अलग है, ये यूनिक पीस होने वाला है क्योंकि जिस प्रकार के मैं आंसर्स को एक्सप्लेन किया हूँ ऐसा आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है, नो डाउट इसमें भी बहुत एफर्ट लगा है क्योंकि आपको मेंस के लिए पूरा कंटेंट तैयार करना इट्स नॉट इजी वर्क, राइट। तो फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा रियायत दे दिया कि चलो लेकिन इसमें यू हैव टू पे दिस अमाउंट। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात आप लोग के साथ ये है कि अगर आप दोनों, ये देखिए तीसरा जो मेथड है, अगर आप ये दोनों बाय करना चाह रहे हैं कि ये जो 4 मॉड्यूल प्लस 3 मॉड्यूल एक साथ अगर बाय करते हैं 7 मॉड्यूल्स, तो आपको दिस इज द लास्ट यू विल हैव टू पे। टेक्निकली आपको कितना हो रहा है, 4100 हो रहा है अगर आप अलग अलग खरीदोगे, तो इसमें मैं 500 का ये डिस्काउंट कर दिया हूँ कि आप इतना में आपको दोनों मिल जाएगा, वरना एक एक ले रहे हो तो दिस, और अगर बल्क में मंगवा रहे हो तो थोड़ा सा मैं फिर भी रियायत कर दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इससे मैक्सिमम प्रॉफिट बनाया जाए। नो, दिस इज नॉट माई वर्क। मेरा है कि क्वालिटी कंटेंट सब तक पहुंच जाए, जो भी नीडेड हैं, जो भी नीडी हैं, उनको क्वालिटी कंटेंट मिल जाए। आप कॉन्टैक्ट करें हमारी टीम से 9708073777 पे और आप पे करें बेस्ड ऑन वट एवर थिंग यू वांट, और आपको एमआरपी सॉरी यूपीआई पे आपको पे करना है और अपना एड्रेस के साथ पेमेंट रिसिप्ट आप भेज दीजिए, हम लोग आपके ऑर्डर को शिप कर देंगे थ्रू स्पीड पोस्ट, है ना। और विद इन 2 to 3 डेज ऑफ योर पेमेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज पेमेंट कर रहे हो टुडे, तो कल मॉर्निंग में डिस्पैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर अर्ली इन द मॉर्निंग में करोगे तो सेम डे डिस्पैच हो जाएगा, लेकिन द मोमेंट अगर आप इवनिंग में करोगे तो नेक्स्ट डे डिस्पैच होगा और डिस्पैच के 2 से 3 दिन में आपको मिल जाएंगे आपके स्टडी मटेरियल। आपको मैं ट्रैकिंग आईडी भी दे दूंगा जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा होता है। दूसरा क्वेश्चन है सर ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है क्या? तो अभी आंसर है नहीं, हमारी टीम उसमें लगी हुई है। एक्चुअली दिक्कत क्या हो रहा है कि हम कॉस्ट को थोड़ा सा कम रखना चाह रहे हैं। क्यों? मैं तो जो एमआरपी मैं लिखा हूँ हर एक बुक के पीछे वो 800 ईच है ना, अगर उस मेथड पे चलेंगे तो ये तो बहुत महंगा आपको होने वाला है, सिर्फ 4 मॉड्यूल्स आपको 3200 के पड़ेंगे। तो मैं कॉस्ट को कम रखना चाह रहा हूँ। द मोमेंट हम अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे शिफ्ट होंगे ई कॉमर्स पे, तो उनका प्लेटफॉर्म चार्ज, फिर उनका डिलीवरी चार्ज XYZ, तो इट विल मतलब मिनिमम 500 तो बढ़ेंगे ही, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं क्योंकि वो लोग तो 20% तक प्लेटफॉर्म चार्ज ले लेते हैं। 20% ऑफ दिस इज 400 प्लस डिलीवरी 500 600 700 तक आपके चार्ज बढ़ सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि फिलहाल पोस्ट ऑफिस को कैटर किया जाए और उसी के द्वारा हम डिलीवर करें सो दैट कि आपको कम प्राइस लगे। क्यों? क्योंकि हम तो मिनिमम प्राइस पे भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके सामने दिख रहा है। अगर इसी प्राइस पे अगर हम बेचेंगे अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे तो आपको एडिशनल जो उसका प्लेटफॉर्म चार्ज देना होता है, जो हमारे पैकेट से जाएगा तो हम आपके पैकेट से लेंगे। इट इज दैट सिंपल। सो इट इज थ्रू पोस्ट ऑफिस हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सी अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी करें, क्या करें, अंडर डिस्कशन है। लेकिन बाय द वे आप लोग जल्दी से कांटेक्ट करें और बाय करें, और मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि ऑलरेडी हमारा डिस्पैच हो चुका है। अभी कल ही लॉन्च हुआ था और हम लोग डिस्पैच भी कर चुके हैं कुछ सेट्स। तो आप लोग भी जल्दी से इसका अवसर होता है क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ रहे हैं और उनसे कंपटीशन आपका वहीं से है। सो प्लीज कम एंड टेक द बेनिफिट्स ऑफ दिस। ओके, फिलहाल हम क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा स्टेट ऑफ नेचर अंडर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, जो हॉब्स, लॉक और रूसो ने इसको किस प्रकार से डिफाइन किया है। तो देखिए आपको ये समझना पड़ेगा जो स्टेट ऑफ नेचर का जो कॉन्सेप्शन है, दिस इज फाउंडेशनल थॉट, है ना, इन पॉलिटिकल फिलोसफी। व्हाई? बिकॉज बिफोर दिस कोई गवर्नमेंट नहीं था, कोई लॉ नहीं था, कोई पॉलिसी नहीं था, और फिर हम ह्यूमन बिहेवियर को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हमें रॉ फॉर्म में, ह्यूमन बिहेवियर को रॉ फॉर्म में अंडरस्टैंड करने के लिए स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्शन किया गया था। दिस इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्शन। ऐसा नहीं है कि सही में एक ऐसा प्राकृतिक अवस्था था, वो तो ठीक है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। इट इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल, ये ध्यान रखना है। दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है। और दूसरा जो पहलू है कि स्टेट ऑफ नेचर का जो एस्पेक्ट है उसके पहले आप एक ऐसा सिचुएशन था जिसमें डिवाइन राइट्स का बोलबाला था, है ना, डिवाइन राइट्स का बोलबाला था, जहाँ पे हायरार्किकल ऑर्डर में राजा बनते थे और इट वाज देयर रूल करने का जो क्षमता था वो हायरार्की पे डिटरमाइन था। तो स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्शन और उसके बाद फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्शन आने के बाद डिवाइन राइट्स थ्योरी का कॉन्सेप्शन मिट गया। ओके, अब हम देखते हैं हॉब्स, लॉक और रूसो का जो डिफरेंट आयाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्योरी के माध्यम से स्टेट ऑफ नेचर को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप एक लाइन को ड्रॉ करते हैं और एक जो एक्सट्रीम है यहाँ पे फियर है, ठीक है, और दूसरा एक्सट्रीम क्या है, कॉम्पैशन, है ना, लव कंपैशन, है ना, फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस जो है वो, और मिड वाला क्या है, रैशनल, है ना, रीजन,
ठीक है, इस तरीके से अगर आप एक लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप लोग मैथ्स पढ़े होंगे तो ये 0 है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना? दिस इज व्हाट इज नंबर लाइन की जो बात है। तो फिलहाल हम पॉलिटिकल साइंस में इसको इस प्रकार से समझते हैं कि जो एक एक्सट्रीम है वो फियर को डिटरमाइन कर रहा है, जो बिल्कुल अनदर एक्सट्रीम है वो कंपैशन है और लव है, बिल्कुल फियर से अपोजिट, फियर और लव बिल्कुल अपोजिट है, एंटोनिम है, बीच में कहीं रैशनल रीजन आता है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। अब आप समझ सकते हैं कि फियर का आइडिया जो है वो हॉब्स से जुड़ा हुआ है ना? हॉब्स से, रीजन और रैशनल लॉक, और कंपैशन रूसो। ठीक है, सो व्हेन यू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ नेचर, आपको ये समझ में आएगा कि स्टेट ऑफ नेचर को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है कि किन्हीं के लिए वो ह्यूमन नेचर फियरफुल था, किसी के लिए रैशनल था, और किन्हीं के लिए कॉम्पैशनेट वाला भी था, लव वाला भी था। तो ये अपने आप में एक है ना कॉन्ट्राडिक्टिंग टाइप का एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था कि जो स्टेट ऑफ नेचर का रिजल्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर का जो रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सब ने स्टेट ऑफ नेचर में अंडरस्टैंड किया, सब ने समस्याओं को देखा और उसके कारण से एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का उन्होंने रास्ता तैयार किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हॉब्स को समझें तो हॉब्स का जो स्टेट ऑफ नेचर था वो कैसा था? वो क्या बताइए? स्टेट ऑफ नेचर वाज परपेचुअल वार, है ना, वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। ठीक है, इट वाज अ परपेचुअल वार। यहाँ पे माइट इज राइट वाली फिलॉसफी पे वर्क करता था सोसाइटी तो था ही नहीं, जो भी था माइट इज राइट, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मत्स्य न्याय, इन सारी परंपराओं के साथ हॉब्स का जो स्टेट ऑफ नेचर था वो जुड़ा हुआ था। ठीक है, और फिर जो हमारे लॉक साहब थे, इनका जो स्टेट ऑफ नेचर था वो, हाँ एक बात और, हॉब्स ने जो स्टेट ऑफ नेचर की परंपरा है वो लेविएथन में दिया था, इसको आप जानते ही होंगे। ठीक है, और सोलैटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रिटिश एंड शॉर्ट जो कॉन्सेप्शन था उनका, उसको इस प्रकार से उन्होंने डिफाइन किया था। और एज अ रिजल्ट ऑफ विच, बिकॉज द स्टेट ऑफ नेचर वाज फियरफुल, तो लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया और स्टेट का निर्माण किया गया। क्यों स्टेट का निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि फियर को अवर्ट करना है। क्यों फियर को अवर्ट करना है? क्योंकि वहां पे जिसकी लाठी उसकी भैंस की परंपरा थी, यानी लोग अपना फ्रीडम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे, जो स्ट्रांग थे वो अपना फ्रीडम एक्सरसाइज कर रहे थे। तो इन्होंने इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करने के लिए एक अथॉरिटी को बनाया, जिसे हम लेवियाथन कहते हैं, सॉवरेन, एब्सोल्यूट सॉवरेन को क्रिएट किया, जिसके तहत क्या होगा कि लोग फ्रीडम को एंजॉय करेंगे अपने स्फीयर में। ठीक है, दिस वाज द कॉन्सेप्शन ऑफ हॉब्स। लॉक पे चलते हैं। लॉक ने किस प्रकार से डिफाइन किया है स्टेट ऑफ नेचर को? आप लोग को पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉक, स्टेट ऑफ नेचर वाज ऑफ परफेक्ट फ्रीडम एंड इक्वालिटी, है ना? और जो परफेक्ट फ्रीडम और इक्वालिटी है वो कैसे गवर्न होता था? परफेक्ट फ्रीडम एंड इक्वालिटी वाज गवर्न्ड बाय, हाँ, स्टेट ऑफ नेचर में लॉ ऑफ नेचर, लॉ, है ना, लॉ ऑफ नेचर इसको गवर्न करता था। किसको? स्टेट ऑफ नेचर को। क्यों? क्योंकि उसमें अकॉर्डिंग टू लॉ इट वाज परफेक्ट फ्रीडम एंड इक्वालिटी का जो स्टेट ऑफ नेचर था। क्यों? क्योंकि मेन वेर रैशनल, दे वेर लॉजिकल, है ना? तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पे लॉ ऑफ नेचर काम करता था, और लॉ ऑफ नेचर के कारण ह्यूमन नेचर को कैसा दिखाया गया? रीजनेबल दिखाया गया। लेकिन फिर इनको क्यों सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा? क्योंकि एक सिविल सोसाइटी क्रिएट करने के लिए। सिविल सोसाइटी क्यों चाहिए? क्यों? क्योंकि जब सोसाइटी बड़ा हुआ तो जो जस्टिस है वो एडमिनिस्टर नहीं हो पा रहा था। सो इन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर जस्टिस, लॉक हैड टू क्रिएट अ phenomena called what? Phenomena called social contract, and through which civil society got birth. ठीक है, तो फॉर लॉक स्टेट इज नथिंग बट सिविल सोसाइटी, है ना? फिर जब जो रूसो का जो कॉन्सेप्शन है तो कंपैशन का है। हाउ? क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूसो जो स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमन बीइंग कैसे थे? नोबल सैवेज, है ना, नोबल सैवेज की तरह थे। लेकिन और उसमें क्या दो इंस्टिंक्ट था नोबल सैवेज में, है ना? एक था जो अमोर डी सोई का जो परंपरा था, अमोर डी सोई, है ना, और दूसरा एक उनका था जो पिची का, जिसे हम कंपैशन भी कहते हैं, पीछे, है ना? तो अमर डिशोई एंड पिची, ये दोनों जो कॉन्सेप्शंस थे नोबल सैवेज के थे। नोबल सैवेज जो ह्यूमन नेचर था इन स्टेट ऑफ नेचर, और रूसो को कोई समस्या नहीं था। लेकिन जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का जन्म हुआ, यानी कि सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, सिविलाइजेशन का उदय हुआ, तो क्या हुआ? रूसो को प्राइवेट प्रॉपर्टी से समस्या क्रिएट हुआ। क्यों? क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी आया और सारी समस्या को लेके आया। अकॉर्डिंग टू रूसो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज दी, है ना, सारी समस्याओं का जड़ था। और जब प्राइवेट प्रॉपर्टी आ चुका था तो ये सोसाइटी को जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए करना पड़ा, सो दैट कि जो वेल्दियर थे वो अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसी सिस्टम को डेवलप करना चाह रहे थे। तो वो किन्हीं वेल्दियर को सारा एस्पेक्ट नहीं देखे, एक जनरल विल की अवधारणा के साथ इन्होंने गवर्न किया। जनरल विल की अवधारणा, एज ए रिजल्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टी के कारण इनका जन्म हुआ। लेकिन हम जब इन तीनों के आइडियाज को समझे तो इसमें हमें एक मूल जो समझ में आया, वन बेसिक एजम्पशन जो हमें समझ में आया, वो क्या है? दैट बेसिक एजम्पशन इज कि ऑल हॉब्स, है ना, लॉक एंड रूसो,
ठीक है, दिस इज हॉब्स, लॉक और रूसो ने तीनों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। ये तो समझ में आ गया। हॉब्स क्यों किया सोशल कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि स्टेट ऑफ वार में ब्रूटिस है ना, शॉर्ट नेस्टी, जिंदगी अच्छी सही नहीं था। तो क्यों जिंदगी नहीं सही था? किनका? ह्यूमंस का। यानी कि ह्यूमंस का जिंदगी कब सही होगा? जब दे विल एक्सरसाइज फ्रीडम, इक्वालिटी। सो हॉब्स आल्सो वांटेड फ्रीडम एंड इक्वालिटी, ठीक है, सो दैट कि लोग अपना जिंदगी आराम से जिए, इंडिविजुअल्स अपनी जिंदगी आराम से जिए। तो हॉब्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। लॉक ने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, एक स्टेट को बनाया। लेकिन जब लॉक एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका क्या था? स्टेट ऑफ रीजन में लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को ये करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, और एज अ रिजल्ट प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स बने। क्यों? क्योंकि जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रोटेक्ट करेगा क्या चीज? एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमंस फ्रीडम, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है? लोगों का फ्रीडम प्रोटेक्ट कर रहा है। किनसे? जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जन्म हुआ था और सब लोग एक्वायर करने की अंधी दौड़ में चल चुके थे, तो लोग अपना जिंदगी नहीं जी पा रहे थे। दे वेर डिफिकल्ट, क्योंकि वेल्दियर जो ज्यादा प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे थे उनसे उनको खतरा था, तो उनसे वो भी प्रोटेक्ट करने के लिए रूसो ने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो कहने का मतलब है, जो हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और जो रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो अगर कहीं एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इफ इट इज इंटरसेक्टिंग एट वन प्लेस हियर, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ लाइफ, लिबर्टी, है ना, फ्रीडम ऑफ, जो फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन प्रिंसिपल्स पे तीनों का सोशल कॉन्ट्रैक्ट इंटरसेक्ट कर रहा है। और जब तीनों का सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक इंपॉर्टेंट आइडिया पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? दो हॉब्स, लॉक एंड रूसो हैव डिफरेंट व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, दो दे हैड अ डिफरेंट व्यू ऑफ स्टेट ऑफ नेचर, बट एट द एंड ऑफ द डे दे गॉट टू अ similar conclusion of protecting equality, freedom for everyone living in the मतलब living on the जो है सोसाइटी, स्टेट, वट एवर इट इज, ठीक है। सो जब आप इन दोनों पर्सपेक्टिव में समझाओगे, पहला पर्सपेक्टिव क्या था कि जो है ना, फियर, रीजन एंड कंपैशन, दिस इज हॉब्स, लॉक, रूसो, ये एक्सट्रीम को दिखा रहा है, फियर और कंपैशन। और जब फिर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स को आप दिखाओगे कि किस प्रकार से तीनों ने ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है, हॉब्स, लॉक और रूसो ने, लेकिन तीनों का सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने का तरीका अलग अलग था, लेकिन एक सिंगल एम था, है ना, तीनों का सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक ही एम पे आके टिक रहा था। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको आप वेन डायग्राम से दिखा सकते हैं, इसको आप लीनियर फैशन से दिखा सकते हैं, और इस प्रकार से एक बहुत अच्छा आंसर लिखेंगे जो जनरल आंसर से अलग होगा, जो लोगों के सारे बच्चे जो आंसर लिखेंगे उससे आपका आंसर यूनिक होगा। देखिए, मैं इसी प्रकार से मैं आंसर्स को इनकॉर्पोरेट किया हूं आपके नोट्स में, ये देख रहे हैं, फियर, रीजन, कंपैशन, है ना, हॉब्स का है, जॉन लॉक का है। इतना पॉइंट्स आपको स्ट्रेंथन किया है आपके नोट्स में, सो दैट कि कुछ मिस भी हो जाए। देखिए, रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ मैंने किस प्रकार से इनकॉर्पोरेट किया है आपके आइडियाज को, सो दैट कि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। रूसो का जो अमर विश्वई और पीटे का जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो जन्म होता है, और फिर जो इंटरसेक्टिंग है ना डोमेन्स जिसकी हम बात कर रहे थे, द वेन डायग्राम जो अभी हम बात कर रहे थे। तो इस प्रकार से जब आप आंसर लिखते हैं तो इट विल हेल्प यू फेच सम एडिशनल मार्क्स। और क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को इंटरेस्ट होगा आपके आंसर में। क्यों? क्योंकि आप कुछ नया दे रहे हो। सो इफ यू बाय ऑल दिस मॉड्यूल्स यू विल really master some good writing skill as well as some good conceptual clarity. So this is just an example, और हम इस प्रकार के वीडियोस को तो लेके आते ही रहते हैं। So please go and subscribe my channel Paul Science Paradigm। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इस प्रकार से अगर चलेगा तो हमारा चैनल आउट हो जाएगा, डेड हो जाएगा। So please go and subscribe and please share and comment on these videos so that I can give you some additional information as well. Okay, thank you.